पाकिस्तान कब अपनी हरकत से बाज आएगा? क्या करना चाहिए भारत को एक बार फिर? लातों के भूत कभी बातों से माने? मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 71 का सबक, कारगिल का सबक ये भूल चुके हैं साहब। ये देश जरा अपने गरिबान में झांके तो ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, 100 चूहे खागे बिल्ली हज को चली। पाकिस्तान की फौज में भी पोलराइजेशन है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। ये है अपने आप को चौधरी समझ के, और खासकर वो 16 दिसंबर था, तो मैं समझ सकता हूँ कि 16 दिसंबर को इनके घाव जरा ज्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि मैं था फौज में। और पंजाब में तो साहब ये गैंगस्टरिज्म के नाम पे आरपीजी चलवा रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में आतंकवाद का कहर फिर दोबारा शुरू हो, कश्मीर में बड़े पैमाने पे आतंकवाद हो। ये पाकिस्तान की फौज की पूरी कोशिश है। अगर कोई हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करता है, अपने हथियार इस्तेमाल करो, उसको जान से मार डालो। ये देश है कि ये कुत्ते की धुम है, आप पाइप में डालिए, किस में डालिए, वो निकालेंगे तो वैसे ही टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो आपको भी बार बार लात लगानी पड़ेगी ताकि काएं करे, भागे थोड़ी देर। और सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान है। जिस दिन आप पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर देंगे, आपकी सब तकलीफें देश के अंदर ठीक हो जाएंगी। नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश सिंह चौहान। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह आतंकवादी की गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसको लेके पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बयान को लेके हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बख्शी जी, लगातार पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री को लेके, भारत के लेके बार बार टिप्पणी करते हैं। देखिए, जो विदेश मंत्री होते हैं उनको बड़ा शिष्टाचार और शालीनता से, भद्रता से बात करनी होती है, बिकॉज डिप्लोमेटीज में बात करनी होती है। ये वैसे तो अपने आप को बड़ा ख़ानदानी कहते हैं, मतलब इनके ग्रैंडफादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनकी माता श्री बेनज़ीर भुट्टो बेचारी, जिनको असैसिनेट कर दिया पाकिस्तान की फ़ौज ने, जान से मार डाला। और अब ये तो इनसे बेयर मिनिमम जो उम्मीद की जा सकती थी कि ये भद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, खासकर जब ये यूएन में बोल रहे हैं। ये है अपने आप को चौधरी समझ के, और खासकर वो 16 दिसंबर था, तो मैं समझ सकता हूँ कि 16 दिसंबर को इनके घाव ज़रा ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, क्योंकि मैं था फौज में जब 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज ने ढाका में आत्मसमर्पण किया था। 93,000 कैदी हमारी गिरफ्त में आए थे, और हमने तिरंगा फहराया था ढाका राजधानी पे, ईस्ट पाकिस्तान की। और जनरल जो इनका नियाजी, वो उसने वहाँ पे समर्पण किया था, वो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो 16 दिसंबर को इनका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ जाना ये स्वाभाविक है, लेकिन इतना बिगड़ जाना कि ये अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें, दूसरे देश के सर्विंग प्रधानमंत्री के बरखिलाफ आप जो है इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर दें। और इनके जो अपने कारनामे, वो जो कल हुआ है, वो दुनिया देख रही है साहब। वो बेचारी एक भील औरत को, हिंदू औरत को जिस तरह से प्रताड़ित करके मार काटा दिया, बुरी तरह से उसके शरीर की दुर्गति करके उसको रेप करके एक फील्ड में फेंका है, वो बड़ा भद्रता है, वो बड़ी शालीनता है। दैट इज वेरी सिविलाइज्ड बिहेवियर। क्या किया है अपने बलूच लोगों को, क्या किया है अपने सिंधी लोगों को, क्या किया है गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को, क्या हाल किया है शियाज का। साहब, ये देश जरा अपने गरिबान में झांके तो ज्यादा अच्छा होगा इनके लिए। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, 100 चूहे खागे बिल्ली हज को चली। बकवास करते हैं, हमको सिखा रहे हैं प्रजातंत्र क्या होता है, हमको सिखा रहे हैं ह्यूमन राइट्स क्या होता है। जरा अपने गरिबान में तो झांक लें। पाकिस्तान में कोई 20% के ऊपर माइनॉरिटीज थी, वहां पे हुआ करती थी, अगर ईस्ट पाकिस्तान को भी शामिल किया जाए। आज 1% के थोड़ा ऊपर रह गई। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मतलब ये तो उस देश की फितरत है, ये तो पागलों का मुल्क है साहब। ये हैवानियत, यहाँ पे शरेआम हैवानियत चलती है। जो हाल किया है माइनॉरिटीज का, मैं आंकड़े बता रहा हूँ साहब, कहाँ पे 20% और कहाँ पे 1% से कम रह गए हैं हिंदू।
और हमको ये रोज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं साहब कि कैसे हमने जो है अपने माइनॉरिटीज को ट्रीट करना चाहिए। अरे साहब, हमारी माइनॉरिटीज तो फल फूल रही हैं, उनकी संख्या दुगनी तकरीबन हो गई है, और ये वहां जरा अपने आंकड़े देख लें और फिर बात करें ना साहब। मैं वही कह रहा हूं कि जो इन्होंने बलूचियों के साथ किया है, जो बुचर ऑफ बांग्लादेश, बुचर ऑफ बाल्टिस्तान, बुचर ऑफ बलूचिस्तान, इनके तो कसाई पे कसाई इनकी फौज ने भेज भेज के कत्लो गारत, कत्ले आम, जेनोसाइड किया, जेनोसाइड। और आप साहब हमको सिखा रहे हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी माइनॉरिटीज को ट्रीट करना है। अपने गरेबान में झांकिए, फिर बकवास करिए। सर, देश में जिस तरह हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, बढ़ता जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना यह है एक भारतीय की तरह कि हमको कभी भी वैमनस्य, मनमुटाव और ये जो बोलते हैं ना अदराइजेशन, ये देश के अंदर नहीं करनी चाहिए। सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान है। जो भी फसाद हमारे देश में हो रहा है तकरीबन उसकी मोटे तौर पे जड़ पाकिस्तान में, चाहे पंजाब में हो रहा है, चाहे JNK में हो रहा है, चाहे वो पॉपुलर फ्रंट को जो सपोर्ट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, ये सब आ रहा है। जो भी इस तरह की संस्थाओं को सारी ऑक्सीजन पाकिस्तान से मिल रही है। आप पाकिस्तान से शांति की बात करें और अंदर वैर वैमनस्य बढ़ाएं तो मैं समझता हूं ये देश के लिए ठीक नहीं। आप सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम पे जाइए, वो पाकिस्तान में। आप पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, उनकी जो है ये हस्तक्षेप करने की जो टेंडेंसी है उस पे उसको चोट पहुंचाएंगे, सब यहां भी ठीक हो जाएंगे। आप जड़ को जान ही रहे, आप जो है वो पत्ते झाड़ रहे हैं कि साहब पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, तो जड़ से ही काट दीजिए पेड़। आपका कहना है जब तक पाकिस्तान को नहीं सुधारा जाएगा, जब तक देश में हिंदू मुस्लिम रहेगा, ये प्रॉब्लम्स वो पना पाता रहेगा, वो उनको फैन करता रहेगा, वो आग जलाता रहेगा। आप यहाँ बुझाए वहां जलाएगा, वहां बुझाए यहाँ जलाएगा, वो चलता रहेगा। आपको प्रॉब्लम आपकी बेसिक टू नेशन थ्योरी के एहतियात में पाकिस्तान है। आप उससे डील नहीं करना चाहते तो देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू डील विद प्रॉब्लम इनसाइड। कभी देश के अंदर आक्रोश मत लाइए। अदराइजेशन हमेशा देश के बाहर होती है। द अदर, द एनिमी हमेशा देश की सीमा के बाहर रखा जाता है, अंदर नहीं रखा जाता। हिंदुस्तान में जो जातिवाद जो फैल रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहे हैं, वो असली जड़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। जिस दिन आप पाकिस्तान को सॉर्ट आउट कर देंगे, आपकी सब तकलीफें देश के अंदर ठीक हो जाएंगी। ये मेरा आई एम कन्विंस्ड कि यही रास्ता है। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकवादी ढेर किए जा रहे हैं। आतंकवादी लगातार नए साल को मौका देख के भारत पर कुछ ना कुछ नई रणनीति अपनी तैयार करते हैं। देखिए साहब, पाकिस्तान में आर्मी चीफ का बदलाव हुआ है। बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं और मुनीर खान साहब जो है वो अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। वो फॉर्मर DG ISI थे जिनको इमरान खान ने निकाल दिया था। ठीक है साहब। और ये जो DG ISI हैं, जो उनके पुराने DG ISI जो कि अब आर्मी चीफ हैं, ये बाजवा की पॉलिसी से बदलाव कर रहे हैं। बाजवा साहब ने हमारी सीज फायर लाइन पर सीज फायर करने की कोशिश करी थी, शांति लाने की कोशिश की थी। किस लिए? क्योंकि वो अपनी पूरी तवज्जो अफगानिस्तान पर करना चाहता था। वो फ्री हैंड चाहता था कि मैं अफगानिस्तान में तालिबान को कायम कर दूं, तालिबान को राज करा दूं और मैं वहां चौधरी बन जाऊं, मैं तालिबान के ऊपर जो है पूरा जो है हावी हो जाऊं। और साहब हमने मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हम भी चीन से चिंतित थे, चीन को लेकर जो उनके हथकंडे चल रहे थे लद्दाख में, तो हमने भी सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया और पूरा फ्री हैंड दिया पाकिस्तान को कि तुम अफगानिस्तान में जो चाहते हो करो। साहब ये मैं समझता हूं एक बहुत भारी भूल थी। एक ये सामरिक तौर पे इट वाज अ मिस्टेक टू गिव अ फ्री हैंड टू पाकिस्तान। हमको दबाव डालना चाहिए था पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट पे, ताकि पाकिस्तान की फौज 11 कोर 12 कोर खाली नहीं होता हावी होने के लिए। उन्होंने तो जाके साहब वहां पे लड़ाइयां लड़ी हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे के बरखिलाफ पाकिस्तान की फौज का 11 कोर तकरीबन वहां पे पहुंचा हुआ और वहां पे लड़ रहा था तालिबान के सपोर्ट में। खैर वो जो हुआ सो हुआ साहब। काफ़ी फ़ायदा हुआ बाजवा साहब का, क्योंकि उनको फ्री हैंड मिल गया। उन्होंने भी थोड़ा कश्मीर में टेम्परेचर जो था वो डाउन कर दिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत में गदर हो रहा।
इमरान खान काफी सक्सेसफुल हो गए हैं फौज को पोलराइज करने में, चैलेंज करने में। फौज में भी अभी कुछ हाल में खबरें आ रही थी कि 5000 अफसरों ने रेजिग्नेशन दे दी है, इत्यादि इत्यादि। कहाँ तक सही, कहाँ तक आंकड़े सही हैं नहीं, ये तो पता चलेगा। लेकिन अमजद मिर्ज़ा जो हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज में नए चीफ को लेकर बड़ा आक्रोश है। कई लोग चाहते थे कि जो चमचा था इमरान खान का, जो पुराना DGISI, उसको चीफ बनना चाहिए था, उसको नहीं बनने दिया नई सरकार ने। तो पाकिस्तान की फ़ौज में भी पोलराइजेशन है, इकॉनमी तबाह हो चुकी है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान लगातार अफगान बॉर्डर पे हमले कर रही है, बलूच में विद्रोह हो रहा है, सिंध में विद्रोह है, गिलगिट बाल्टिस्तान में अनरेस्ट है। तो अब वो ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे। ये पाकिस्तान की फितरत है, जब अंदर गदर होता है तो वो बाहर की तरफ, भारत की तरफ ध्यान बांटने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि दर्जे हरारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, लार्ज स्केल में हथियार, एमुनेशन, असला भेजने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हमने देखा था कि ये चाइनीज ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स, हेक्साकॉप्टर ला के ये हमारे इलाके में ये फेंक रहे थे, असला, हथियार वगैरह फेंक रहे थे। तो वो उसका कैरिंग कैपेसिटी कम है। कोई 250 से ज़्यादा तो इनके ड्रोन पिछले साल आए जो कि स्पॉट किए गए हैं। कितने नहीं स्पॉट किए गए, उनमें से कई मार भी गिराए BSF ने, लेकिन काफ़ी सारे सक्सेसफुल हो गए आने में। उन्होंने AK-47, पिस्टल, एमुनेशन, ग्रेनेड, प्री फैब्रिकेटेड IEDs, एक्सप्लोजिव, ड्रग्स, कैश, ये सब डालने की कोशिश की है, ना केवल कश्मीर में बट ऑल्सो इन द पंजाब। और पंजाब में तो साहब ये गैंगस्टरिज्म के नाम पे RPG चलवा रहे। और हमारे यहाँ भी एक तबका है जो कि इसको प्ले डाउन करने की कोशिश कर रहा है कि साहब पाकिस्तान से तो हमारी प्यार मोहब्बत हो गई है, गांधीगिरी हो गई है, तो बात ही ना की जाए। ये टेररिज्म नहीं, ये गैंगस्टरिज्म है। अरे दाऊद क्या था? गैंगस्टर नहीं था तो और क्या था? और गैंगस्टर से उसने टेररिज्म शुरू करी और वो सबसे बड़ा सरगना है इनका। तो ये गैंगस्टरिज्म के नाम पे आप ये अंडर द कारपेट डाल दें, और मतलब जो सरकार आई है पंजाब में, वो तो बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए तो वो आमादा है ही नहीं, वो बिल्कुल जागरूक नहीं है सिक्योरिटी को लेकर। केंद्र सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, बहुत जबरदस्त फोकस करना पड़ेगा कि स्पेशली अगर जो स्टेट की सरकार है वो इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं ले रही, और वो बिल्कुल इतनी अलर्ट जिसको उसको होना चाहिए उतनी नहीं है। 2 तो रॉकेट के अटैक हो चुके हैं, एक तो चंडीगढ़ में हुआ, आपके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पे हुआ, आप पुलिस स्टेशन पे हुआ। अब वो पोस्टर लगा रहे हैं कि साहब हम हर पुलिस स्टेशन पे हमला करेंगे। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड RPG, क्या आप जानते हैं कि ये एंटी टैंक हथियार है जो कि 45 टन का टैंक उड़ा सकता? उसका इस्तेमाल हो रहा है जो कि कश्मीर में नहीं हो रहा, वो आप पंजाब में कर रहे हैं। ड्रग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा हमारे वहाँ यूथ को बर्बाद कर दिया वो ड्रग के दौर से। और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में आतंकवाद का कहर फिर दोबारा शुरू हो, कश्मीर में बड़े पैमाने पे आतंकवाद हो। ये पाकिस्तान की फ़ौज की पूरी कोशिश है। ये उनके नए आर्मी चीफ जनरल मुनीर खान साहब जो हैं, ये उनकी पूरी कोशिश है, क्योंकि वो पुराने DGISI रह चुके हैं, ISI के बॉस रह चुके हैं। तो वो पूरी अपनी वो रंगदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो बड़ा मज़ा हुआ खिलाड़ी हूँ और मैं हिंदुस्तान में गदर पैदा करूँगा। और वहाँ पे जो भुट्टो ख़ानदान के साहबजादे हैं वो अपनी चैं शुरू हो गए हैं। वो अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि कितना शातिर दिमाग, कितनी तेज़ ज़ुबान है उनकी। तो मुझे तो देखिए साहब आसार ठीक नहीं लग रहे। चीन में बुरे हाल है। चीन के अंदर जो कोविड का कहर है, वहाँ पे उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा के जनता में आक्रोश का तो धमाका हो गया। दूसरा, अपने भारत के अंदर भी कुछ पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं, जैसे अभी राहुल गांधी ने कुछ कहा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सेना, चीन की सेना भारत की सेना को पीट रही है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए साहब, विपक्ष का काम अपोज करना है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन साहब किसी भी परिपक्व प्रजातंत्र में
राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को लेकर एक बाई पार्टीजान कंसेंसस होता है, एक समन्वय होता है कि जब दूसरे देश, दुश्मन देश की बात है तो साहब हम ज़रा एहतियात से बात करें, हम ज़रा सोच समझ के बोले, हम अपनी ज़ुबान पे लगाम रखें, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है साहब। चीन से शायद हमारी झड़प थोड़ी कम होती होगी, इनसे ज़्यादा होती है। और ये जो कांग्रेस और बीजेपी का आपस में जो 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 तकरार होता है वो तो ज़्यादा संगीन होता है, जो कि बॉर्डर पे स्कर्मिश चल रही है। और याद रहे साहब कि बॉर्डर पे हमारी फौज जो है, जितने आदेश मिले हैं उस पर वो पूरा चल रही है। ठीक है साहब, जब भी चीन के साथ मारपीट हुई है, बात सीधी ये है कि हमारे सरदार, हमारे जाट, हमारे राजपूत ये 1.5-2 गुना बड़े हैं साइज में चीनियों से। तो हमेशा वो हैंड टू हैंड फाइट होती है, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो होता है। छोटा होता है चीनियों का 5 फुट नथिंग, तो वो तो पिटते हैं साहब, हमेशा पिटते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है साहब कि हम वो क्यों नहीं करते जो हमने 1967 में किया। हमने 1967 में एक हमारे जनरल सगत सिंह थे आपके राजस्थान के, वो सिक्किम में डिविजनल कमांडर थे। तो उन्होंने आदेश दिया, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा उस जवान का, उस अफसर का जिसने चीनियों के साथ हाथापाई की, कुश्ती की, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो किया। ये कोई खेल मजाक नहीं है। अगर कोई हमारे देश की सीमा का उल्लंघन करता है, अपने हथियार इस्तेमाल करो, उसको जान से मार डालो, पीरियड। ये फौज का तरीका है। ये कोई लाठी फोर्स नहीं है, ये लाठी बेल्ट फोर्स नहीं है कि ये लाठियां चलाएगी, ये बेसबॉल बैट चलाएगी, उन पे कंटीली तार जैसे चीन कर रहा है। वाई शुड चीन सेट द एजेंडा? वाई शुड चाइना सेट द एजेंडा? ये मेरा सवाल है। और मेरी सोच ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ये सिलसिला तमाशा बंद हो, तो हमको चीन को एक बारी अच्छी चोट लगानी पड़ेगी, जैसी नाथुला में हमने 67 में लगाई थी। 30 साल शांति रही थी। तो अब वो करना चाहिए। पाकिस्तान के तर्ज पे भारत को चीन के साथ भी जो पाकिस्तान के साथ किया था उसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, अगर आप चाहते हैं ये सिलसिला बंद हो, ये तो चलता रहेगा। जहां चीन अपना लोगों का ध्यान बटाना चाहता है, उसको लगता है कि ये लो कॉस्ट एक ऑप्शन है मेरे पास, कि भारत में तो सिर्फ धक्का मुक्की होगी। अरे साहब, ताइवान के खिलाफ क्यों नहीं करता? जापान के खिलाफ क्यों नहीं करता? अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं करता? ताकि उसको पता है साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ उसको लगता है कि साहब हम सस्ते में छूट जाएंगे। तो हम सस्ते में क्यों छोड़ रहे हैं? इसी सस्ते में क्यों छोड़ रहे हैं? अब हमको अपने हथियारों का, अपनी फौज को छूट देनी चाहिए कि जो 1993 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड नल एंड वॉइड, क्योंकि चीन ने घातक हमले किए हैं। चीन ने 20 हमारे जवानों को शहीद किया था गलवान में। ये दूसरी बात है कि उसके 35 से 40, कई लोग तो कह रहे हैं 100 के ऊपर शहीद हुए हैं। ये दूसरी बात है कि वो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना उनकी फितरत। लेकिन अब समय आ गया है कि इनको असली चोट पहुंचाई जाए। तो किस बात का इंतजार है? इंतजार साहब, ये जो 1993 का पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड जो कांग्रेस साइन कर गई थी, वो हमारे गले में लटका हुआ है अभी तक। हमको अब इसको बोल देना चाहिए कि साहब चीन ने खुद उल्लंघन किया कि हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा। अरे साहब, बेसबॉल बैट जिसमें कील लगे हैं वो भी तो घातक हथियार है। तो फिर उसमें और राइफल में अब क्या फर्क रह गया भाई? उससे भी लोग मर रहे हैं। उसमें कटीली तार लगा के आप बेसबॉल बैट चला रहे हैं, आप टेसर मेसर चला रहे हैं, आप नुकीले पत्थर फेंक रहे हैं वहां पे इकट्ठे कर। नुकीले पत्थर सिर पे लगे तो मर जाएगा बंदा। तो वो भी तो घातक हथियार है। तो ये घातक हथियार की डेफिनेशन फिर हम क्यों सीमित रखें साहब कि वो कि जो फौजी हथियार है वो इस्तेमाल नहीं होंगे, बाकी साहब ऊल जलूल ऊट पटांग हथियार ये इस्तेमाल करेंगे हमारे जवानों के खिलाफ। 20 की हमारे शहीद हो चुके हैं लड़के। ये दूसरी बात है कि हम हावी होंगे हैंड टू हैंड फाइट में, क्योंकि सीधी बात हमारे लड़के 1.5 गुना बड़े। वो गिर भी जाए चीनी पे तो वो मर जाएगा। ठीक है साहब। और हमने देखा था कि 2020 में एक बड़ी अच्छी फोटो आई थी, एक वीडियो आया था कि चीन के कुछ सिपाहियों को रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग के बाद उनको बोला गया कि तुमको भारत के फ्रंट पे भेजा जा रहा है। वो बस में धाड़े मार मार के रो रहे थे। मतलब पूरी दुनिया देख के हैरान हो गई कि साहब ये तमाशा क्या है। हाँ। तो पाकिस्तान की फिर बात करते हैं हम। पाकिस्तान कब अपनी हरकत से बाज आएगा? क्या करना चाहिए भारत को एक बार फिर? लातों के भूत कभी बातों से माने? मेरा बड़ा सीधा सवाल आपसे है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
71 का सबक, कारगिल का सबक ये भूल चुके हैं। इनको दोबारा याद दिलाने की, याददाश्त ताज़ा करने की ज़रूरत है। हमने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, ये 2-3 साल चुप रहे, अब फिर चुलबुली, क्योंकि ये देश है कि ये कुत्ते की दुम है, आप पाइप में डालिए, किस में डालिए, वो निकालेंगे तो वैसे ही टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो आपको भी बार बार लात लगानी पड़ेगी ताकि काएं करे, भागे थोड़ी देर। और फिर समय आ गया है कि पाकिस्तान को लात लगा। बिल्कुल समय आ गया है साहब, बिल्कुल समय आ गया है, और हमको शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। 2023 बहुत अच्छा साल हमको बता देना चाहिए पाकिस्तान को और चीन को कि ये 1962 का भारत नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे साहब, बहुत सौदा महंगा पड़ जाएगा आपको अगर आप इस तरह की चुलबुली करेंगे, और सस्ते में नहीं छूट पाओगे, सस्ते में नहीं छूट पाओगे। ये जो सस्तापना, जो थोड़ा एक किस्म से गांधीगिरी के जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, अब हमको ये इससे परे हटना होगा, नहीं तो देश को नुकसान होगा। एक सर आखिरी सवाल, हमारे पूरे भारत में अहीर रेजिमेंट की मांग चल रही है, जगह जगह अहीर रेजिमेंट को लेकर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोकसभा के अंदर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, तो इस पे कहाँ तक जो अहीर रेजिमेंट बनाने की बात हो रही है, केंद्र सरकार क्या सोच रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, केंद्र सरकार जो सोच रही है तो केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा, लेकिन अहीर बहुत लड़ाका जाति है। आपको याद होगा रेजांगला में अहीर लड़े थे, कुमाऊं रेजिमेंट में अहीरों की कंपनियां हैं, और एक अहीर रेजिमेंट उसमें वो मतलब पलटन है 13 कुमाऊं, वो टोटल अहीर पलटन कर दी गई थी, और है इसका मतलब ऑलरेडी है एक अहीर पलटन, 13 कुमाऊं हैं, कई और बैटरीज वगैरह में अहीर बैटरीज, अहीर कंपनियां हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त लड़ाके हैं। मेजर शैतान सिंह के नीचे परमवीर चक्र और कितने इनको अवार्ड्स मिले थे रेजांगला की बैटल में, इन्होंने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे। तो रेजिमेंट तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब साहब हमारे देश में हम अब जा रहे हैं जात पात से उठ के ऑल इंडिया ऑल क्लास की तरफ। फैसला ये लिया गया है कि जो भी अब हम ये अंग्रेजों ने जाति पाति का भेदभाव बहुत ज़्यादा बढ़ाया ताकि भारत एक देश बन ही ना सके। अब हमको भारत को एक देश बनाना है, तो जो एफर्ट है, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में था, सब मिक्स कर दिए थे, पंजाब रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, गढ़वाल, कुमाऊं, गुरखा, सब मिक्स करके ऑल इंडिया ऑल क्लास बना दिया। कहता है कि हम सब भारतीय हैं। तो मैं भी उस फिलॉसफी से, उस फलसफे से पूरी तरह सहमत हूँ। बननी चाहिए, बननी ऑल इंडिया ऑल क्लास बननी चाहिए, ना कि अहीर रेजिमेंट, ना कि अहीर, अलग अलग जाति, फिर बोले गुज्जर रेजिमेंट, फिर बोले गुजरात रेजिमेंट, फिर बोले ये ऑल इंडिया ऑल क्लास। ये अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ समय भी आ गया। हमारे साथ जीडी बख्शी जी थे, उन्होंने बेबाक अपनी बात रखी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।